हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 डे सीरीज़ के रिवीजन की। फ्रेंड्स, 20 डे सीरीज़ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा कि एक बार इसका हम रिवीजन भी ज़रूर करेंगे, जिससे कि आपने अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी आपको रिवाइज हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अंदर हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम ओवरऑल इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग से करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसकी एक डेट है, वो आप नोट कर लीजिए। संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। ठीक है, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है संविधान सभा की हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 यानी 1946 को दिल्ली में हुई थी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा के अनुसार किसके अनुसार गठित की गई, यानी भारत की जो संविधान सभा हुई थी वो किसके द्वारा गठित की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लीजिए, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। कैबिनेट मिशन के द्वारा कंडक्ट की गई थी उस सभा को। अब फ्रेंड्स, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य पूछा जाता है। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? तो आप नोट कर लीजिए, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी सदस्य थे। और अगर हम बात करें संविधान सभा की महिला में, जो संविधान सभा हुई थी उसमें महिला संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड, संविधान सभा के अंदर जो महिला संख्या थी वो थी 12। ठीक है, और जो संविधान सभा में अनुसूचित हम जनजाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की संख्या यहाँ पे कितनी रखी गई? 33 थी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हो गया अस्थायी सदस्य, और वहीं हम अगर संविधान सभा के स्थायी सदस्य की बात करें तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जो स्थायी सदस्य थे वो कौन थे और अस्थायी सदस्य कौन थे। तो आप याद कर लीजिए, अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद और स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आते हैं, इसमें जो पहली कार्यवाही हुई थी वो संविधान सभा की पहली कार्यवाही जो की गई थी, ठीक है, वो की गई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, ये डेट भी आप नोट कर लीजिए। और संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, जो प्रारूप तैयार किया गया था, उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे फ्रेंड्स डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य थे। और प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे ये पूछा जाता है। प्रारूप समिति के सदस्य, तो इनकी संख्या थी 7। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे इनसे रिलेटेड ये पूछा जाता है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो संविधान सभा का निर्वाचन इन्होंने कहाँ से किया था, यानी कि संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इनका निर्वाचन हुआ था वेस्ट बंगाल से। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आए, जो हमारे इसमें पूछा जाता है वो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में 5 से 6 वर्ष इनका टाइम पीरियड रखा गया था। 5 से 6 वर्ष ये कौन से संशोधन में रखा गया था? तो फ्रेंड्स, ये रखा गया था 42वें संशोधन में, 5 से 6 वर्ष। ठीक है, 5 और 6 वर्ष रखा गया था टाइम पीरियड लोकसभा और राज्यसभा के लिए। लेकिन इसको
चेंज करके 6 से 5 वर्ष कर दिया गया, ये करा गया 44वें संशोधन में, यानी कि फिर से इसको चेंज कर दिया गया। पहले लोकसभा राज्यसभा टाइम पीरियड कितना था, 5 और 6 साल, लेकिन बाद में 6 से 5 साल किया गया, ये किया गया 44वें संशोधन के अंतर्गत। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में जो बहुत सारी चीजें ली गई हैं, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार हैं और ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे पहले एक और क्वेश्चन हमारा रह जाता है, वो हम लिख लेते हैं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, उनकी सेवानिवृत्त आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई। तो ये किस संशोधन के अंतर्गत की गई थी? तो फ्रेंड्स ये 41वें संशोधन के अंतर्गत की गई थी। उनकी एज पहले 60 थी, 60 पे वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन बाद में उसको 62 साल कर दिया गया। ये हुआ हमारे 41वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि मौलिक अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, ये मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी और राष्ट्रपति पर महायोग लगाने की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पर अगर किसी भी तरह का महायोग लगाया जाएगा तो वो किसके ये सारी जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से ली है, यानी कि मौलिक अधिकार, फाइनेंशियल इमरजेंसी और राष्ट्रपति पे महायोग लगाने की प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से बोरो की है? तो ये हमने बोरो की है अमेरिका से, यानी कि अमेरिका में जो पद्धति अपनाई जाती है वो हम इंडिया में ही अपनाते हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार अमेरिका में है वही हमने इंडिया में फॉलो करे हैं। तो ये हमने अमेरिका से लिए हैं, मौलिक अधिकार, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड राष्ट्रपति पे महायोग लगाने की प्रक्रिया। तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो हमने कहाँ से ली है, तो वो हमने ली है अमेरिका से। अब हमने फाइनेंशियल राइट्स की बात की, अब आता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, अब आते हैं हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली है? तो फ्रेंड फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो हमने ली हैं रशिया से। ठीक है, नेक्स्ट आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान में किसी भी तरह का चेंजेस किए जाएंगे तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से ली, यानी कि किसी भी तरह के चेंजेस किए जाएंगे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहाँ से है? तो फ्रेंड्स ये हमने लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ये हमने लिए हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता है। कौन सी? संसदात्मक शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता, ये हमने कहाँ से ली है? तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ये हमने ली है ब्रिटेन से। तो आप ये नोट कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि ये कहाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी है वो किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया, यानी कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था 69वें संशोधन के अंतर्गत। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, 69वें संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। इसके साथ ही साथ ये आता है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये किस में डिस्क्राइब किया गया था? जबकि मैंने आपकी जो मेरी फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने बताया कि संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, विधिक अधिकार माना गया। ठीक है, लेकिन संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार है, ये किस सेक्शन में बताया गया है? तो ये बताया गया है सेक्शन 300 एंड सबसेक्शन ए के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि फ्रेंड्स आपने कल की वीडियो में देखा था, मैंने बताया था कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 10 थी पहले, लेकिन बाद में अब उसको 1 बढ़ाकर उसको 11 कर दिया गया। तो जो फर्स्ट उसमें जोड़ा गया है वो कौन सा जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स वो है
86वें संशोधन में बताया गया है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज 10 थी, अब वो 11 हो जाएंगी। वो 1 जो थी वो ये थी कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक या बालिकाएं होंगी उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, और ये उनके पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तो ये कंपलसरी एजुकेशन होगी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ये हमारा बताया गया है 86वें संशोधन के अंतर्गत। और ये उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी मौलिक हम कर्तव्य बोल सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बोल सकते हैं कि अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष है उनको कंपलसरी वो एजुकेशन दिलवाएं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जो भारत के राष्ट्रपति की तुलना है वो किस देश से की गई है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं इसका तुलना की जाती है ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, आप ये याद कर लीजिए, ये ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है इनकी तुलना। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की जो तुलना है वो किसके साथ की जाती है, तो ये की जाती है ब्रिटेन के सम्राट से। तो आई होप यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद मैं आपको सेक्शन वाइज हमारे फंडामेंटल राइट्स बता देती हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सब जानते हैं, फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वेलिटी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ राइट टू इक्वेलिटी। ये हमारा आता है 14 से 18। ठीक है, आर्टिकल्स में इसको डिफाइन किया गया है, यानी 14 to 18 आर्टिकल में ही डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा डिस्क्राइब किया गया है 19 to 22 आर्टिकल के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ये हमारा डिस्क्राइब किया गया है 23 से 24 आर्टिकल के अंतर्गत। तो आप ये आर्टिकल भी याद कर सकते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आर्टिकल भी पूछे जाएं कि ये फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो फंडामेंटल राइट है ये हमारा डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 25 से लेके 28 में। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज है, आप कर सकते हैं। ये 23-24 है, ये 25 से 28 है। नेक्स्ट आता है राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, या फिर हम कह सकते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डिस्क्राइब किया गया है 29 एंड 30 आर्टिकल के अंतर्गत। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है, 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सॉरी 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें हमारा जो लास्ट है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो हमारे आर्टिकल 32 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि हमारा आर्टिकल 32 के अंदर डिफाइन किया गया है, इसको उन्होंने कहा है हार्ट सोल, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारा हार्ट सोल की तरह काम करता है। तो ये कहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो जिसको अम्बेडकर साहब ने हार्ट सोल कहा है, तो वो कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, वो ये है कि नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो हमारे सभी तरह के जो आर्टिकल्स हैं जो कि अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे 14 से लेकर 32 तक ये आर्टिकल बताए गए थे, उसमें फ्रेंड्स हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, सभी सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो सभी आर्टिकल्स हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं हो सकते, एक है हमारा आर्टिकल 20 और दूसरा है आर्टिकल 21। ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं कि किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी सभी आर्टिकल्स हमारे सस्पेंड हो जाएंगे।
तो एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी में वो कौन से 2 आर्टिकल हैं जो कि सस्पेंड नहीं होते हैं, तो वो है 20 और 21। और इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में भी बताया है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये तो हो गए हमारे आर्टिकल्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। अब फ्रेंड्स हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पार्ट्स हैं उस पार्ट से भी क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में डिफाइन किया गया है हमारा यूनियन टेरिटरीज को। पार्ट 2 में हमारा डिफाइन किया, आपको ऐसे याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्ट 1 किससे रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, 3 किससे रिलेटेड है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट किस पार्ट के अंदर डिफाइंड की गई है, तो आपको बताना होगा वो किस पार्ट के अंदर डिफाइन की गई है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखा रही हूँ, आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ, मैं जितना डिस्कस कर रही हूँ आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 जो हमारा डिफाइन किया गया है उसमें यूनियन टेरिटरीज आई है। पार्ट 2 में हमारा बताया गया है सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 3 में बताया गया है हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। और पार्ट 4 की बात करें, सॉरी, पार्ट हम 4 की बात करें तो इसमें आया है डीपीएसपी। डीपीएसपी को फ्रेंड्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप इसकी फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो आप इसकी नोट कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो किया डीपीएसपी की पूरी प्रोसेस को, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं पार्ट 5 की, सॉरी एक रह गया हमारा पार्ट 4A। ये तो पार्ट 4 था। अब पार्ट 4A के अंदर हमने डिस्क्राइब किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है। फिर आता है हमारा पार्ट 5। पार्ट 5 के अंदर हमने डिफाइन किया है यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। पार्ट 6 के अंदर हमने डिफाइन किया है स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर हम वही आगे बात करें तो यहाँ पे हमने पार्ट 9 के अंदर, अगर हम बात करें पार्ट 9 की, तो इसके अंदर हमने डिफाइन किया है पंचायत को। किसको? पंचायत को। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। और पार्ट 9A के अंदर डिफाइन किया गया है म्यूनिसिपालिटीज को। म्यूनिसिपालिटीज को डिफाइन किया गया है पार्ट 9A के अंतर्गत। और पार्ट 10 के अंदर जो डिफाइन किया गया है वो है आपका STA, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हैं टोटल पार्ट्स जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको भी लर्न करना है। नेक्स्ट अगर हम आगे डिस्कस करें तो फ्रेंड्स इसमें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ और बनती हैं, वो ये है कि जो आयरलैंड है, अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा DPSP है यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा पार्ट किस में डिफाइन किया गया है? 4th में। और ये किससे लिया गया है? हमारा आयरलैंड से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आयरलैंड से हमारे ये बोरो किया गया है और इससे टोटल 3 चीजें बोरो की गई हैं, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये यहाँ से बोरो किया गया है DPSP, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। और थर्ड जो बोरो किया गया है यहाँ से, वो हमने बोरो किया है नॉमिनेटेड पर्सन, या फिर किस तरह से नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो हमने यहाँ से बोरो की हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और किसी भी तरह का आपको डाउट लगता है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और भी वीडियो बने तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप कोई टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं, डिस्कस करवाना चाहते हैं, तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप फ्रेंड्स जो हम मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसको भी दीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।